वहाँ सेक्शन 26 हो गया, 25 हो गया। उम्मीद है अच्छा समझ में आ गया होगा। ये सर क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं किसके पास, सेक्शन नंबर 27 पे। 27 सेक्शन जो है लिखा हुआ है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी। फिर पढ़ते हैं कि a person shall be allowed a deduction of for any expenditure other than the capital expenditure incurred in a year in respect of any educational institution or hospital in Pakistan established for the benefit for the persons employed or his dependent or their dependent। क्या बोलना चाह रहा है ये? ठीक है, any education institute or the hospital established for their benefit of the persons employed। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई भी इंस्टीट्यूट है जिसमें जैसे वापडा एक है, अगर वो अपना स्कूल इस्टेब्लिश करती है सिर्फ उसके एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़े, या वापडा हॉस्पिटल जैसे खुला है, तो ये वो वाला पॉइंट दिखा हुआ है कि जो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना चाहता है, तो उनके लिए कोई तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, कोई भी चीज तो क्या हो गया यहाँ पे आएगा, वो एक्सपेंडिचर आपको करेगा, अलाउ होगा। तो आपको किस पॉइंट क्या हुआ, अलाउ होगा। डिडक्शन। तो अगर मैं इन शॉर्ट इसको बोलूं, ठीक है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी। सबसे पहले इसने क्या बोला कि ये कौन से नेचर का होगा, ये होगा कौन से नेचर का, रेवेन्यू, ये रेवेन्यू नेचर का होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। इसने कहाँ बोला हुआ, इसमें ऊपर लिखा हुआ तो नहीं कोई रेवेन्यू नेचर। इसने अदर बोल दिया, अदर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा तो कौन सा एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहला पॉइंट तो की पॉइंट ये हो गया। फिर सेकंड बोला कि एक्सपेंडिचर कहाँ इनकर्ड हो रहा हो, किसके लिए इनकर्ड हो रहा हो, आपके एजुकेशन के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, या तो हॉस्पिटल के लिए। आप क्या कर रहे हो, इसको बना रहे हो किसके लिए, पर्सन्स के, अपना मतलब एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए, पर्सन्स एम्प्लॉयज के लिए, या तो उसके डिपेंडेंट्स के लिए। तो ये अब खर्चा हो रहा तो क्या करोगे, इसका आप एक्सपेंस आउट करो डायरेक्ट। सेकंड चीज इसने क्या बोली, सेकंड चीज बोलिएगा, फॉर एग्जांपल कोई ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है किसका, इंडस्ट्रियल वर्कर का, जो रिकग्नाइज हो रहा है एट से फंड फॉर फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इस पॉइंट को छोड़ो, खाली हम खाली पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये खुला हुआ है किसके लिए, कोई ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोई ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है किसके लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। तो जितना इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो भी अमाउंट हम खर्च करेंगे ट्रेनिंग के लिए, वो क्या होगा, एक्सपेंस आउट करना अलाउ किया, वो अपन माइनस कर सकते हैं। पहला पॉइंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या हॉस्पिटल हो, तो क्या माइनस कर सकते हो आप, जो खर्चा आप कर रहे हो उनके बच्चों के लिए या उनके डिपेंडेंट्स के लिए। या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर आपके पास है, अगर आपके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो किसके लिए, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए आप खर्चा कर रहे हो पैसे, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तीसरी बात क्या करी इसने, कि ट्रेनिंग स्कीम है, कोई ट्रेनिंग स्कीम होती है, ट्रेनिंग स्कीम है, लेकिन जो अप्रूव कहाँ से हो, FBR से अप्रूव्ड हो, बेनजीर इनकम सपोर्ट हो, कुछ भी हो, तो वो क्या, उसकी ट्रेनिंग अगर हो तो क्या करोगे, वो माइनस करना अलाउ है FBR से, लेकिन किसके लिए हो, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए, किसी और बंदे के लिए ना हो। जानिए तक बात। तो इंडस्ट्रियल वर्कर में क्या थी कंडीशन थी गवर्नमेंट की कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि 3 बंदे, उसके अंदर क्या चीज था, पहले रिकॉग्नाइज्ड हो, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, किससे, किस सिलसिले में, एड्स के सिलसिले में, और रन भी कौन कर रहा हो, ये लोग ही कर रहे हो। डन। तो छोटा सा पॉइंट था हमारे पास। सेक्शन 27 जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग फैसिलिटी क्या, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल कर रहे हो, एम्प्लॉय से मतलब एम्प्लॉय के बच्चों के लिए या उनके डिपेंडेंट के लिए, तो क्या करोगे, माइनस करना अलाउ है। या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आपका जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिकग्नाइज कर रही है, उसने एड्स के लिए और रन कर रही हो, और गवर्नमेंट से मुराद
फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, और ट्रेनिंग स्कीम हो जहाँ कहाँ से अप्रूव्ड हो, एफबीआर से अप्रूव्ड हो और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए हो। तो क्या करना, माइनस करना में क्या है, अलाउ है, अलाउ है। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी, कौन सा सेक्शन है मेरे पास, एम्प्लॉय, आप लिखो ताकि यार पढ़ने में आसानी हो। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी, सेक्शन कौन सा है हमारे पास, सेक्शन 27। फिर हमारे किस पे के ऊपर आ रहे हैं, हमारे पीओडी पे, प्रॉफिट ऑन डेट। ये सेक्शन पूरा हम लोग रीड कर भी नहीं सकते क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है ना, तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं खाली। ठीक है, प्रॉफिट ऑन डेट और नीचे शेयरिंग डालते हैं। लेसी लेसोर पढ़ा कभी, लेसी क्या होता है, लेसोर क्या होता है? लैंड वाले मामले आप पूछते हैं। बिल्कुल, हम देखो पढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट लिखा, प्रॉफिट ऑन डेट फाइनेंशियल कॉस्ट या लीज पेमेंट, इसका ये अलाउ, कौन सी चीज अलाउ कर रहा है, कौन सी चीज अलाउ नहीं कर रहा। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट ऑन डेट की बात करता हूँ, खाली मैं प्रॉफिट ऑन डेट की बात करूँ तो कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही होगी, मुझे किसी बैंक ने इंटरेस्ट दिया, कोई काम मैंने बिजनेस पर्पस के लिए लिया, लीज पे नहीं, अभी लीज वाली बात नहीं हो रही, मुझे कोई, मैं किसी से लोन ले रहा हूँ मैं, तो मैं लोन लिया बिजनेस के पर्पस के लिए, तो जो लोन का इंटरेस्ट होगा क्या माइनस कर सकता हूँ मैं फाइनेंशियल चार्जेस के नाम से, अलाउ होगा मुझे? भैया अगर मैंने आपसे लोन लेके कोई बिजनेस में काम किया है, तो वो अगर लेट से मुझे इंटरेस्ट देना है कोई 10%, 1 लाख का अमाउंट लिया मैंने आपसे, वो 10% में इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो माइनस करना अलाउ होगा मुझे? अलाउ होगा ना, अगर लेट से किसी बैंक से ले रहा हूँ मगर, तो मुझे अलाउ कर दिया, मैंने माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट ऑन डेट में हमें ये चीज आ गई। फाइनेंस कॉस्ट, वही फाइनेंस कॉस्ट होती है हमारे लिए, वो अलाउ हो जाएगी। एक होती है लीज पेमेंट, तो इस वाले सेक्शन में देखो ये भी समझ में आता है हम लोगों को, ये भी समझ में आता है, ये भी समझ में आता है, ये थोड़ी लीज पेमेंट में मसला होता है। अब क्या होता है, जब एक स्टैंडर्ड है हमारे पास ना अकाउंटिंग के अंदर, उसका नाम होता है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है IFRS 16, उसका नाम ही क्या है पूरा, लीज का। इस लीज में क्या हो रहा होता है, दो बंदे आ रहे होते हैं, एक होता है लेसी, एक होता है इसमें लेसोर। लेसी और लेसोर की बात कर रहा है, पेमेंट की बात कर रहा है, पेमेंट के लिए हम कौन सी यूज करते हैं, लेसी यूज करेंगे, लेसोर का पूछेगा ही नहीं कभी भी। लेसोर मतलब क्या चीज, एसेट को किराए पे देने वाला, ये देने वाला आसान वर्डों में, और ये क्या है, लेने वाला, लेने वाला कैसे लेंगे, ये से ना, लेने वाला। ठीक है, अब अगर लेट से कोई बंदा माइनर एक्सपेंसेस की बात कर रहे हो, तो कौन से एक्सपेंस माइनस करने वाली बात हो रही होगी, लेने वाले की देने वाले की? मैंने आपसे एसेट अगर लिया तो मैं कोई ना कुछ चीज पैसे दूंगा, तो मैं लेने वाले बंदा आगे की बात करूंगा, मैं इसकी बात करूंगा, जितने की बात करूंगा, इसकी मैं बात ही नहीं करूंगा अभी। ठीक है, अगर लीज पे मैंने लेट से कोई एसेट लिया, एसेट अगर लिया हूं, तो अब जो स्टैंडर्ड है ना मेरा IFRS 16 जो है अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड जो है, वो मुझे बोलता है कि यार करो आप डेप्रिसिएशन क्या करो, माइनस कर लो। अब एसेट मेरे पास है, मैं क्या करूंगा, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, टैक्स वाला बोलता है बेटा शराफत से तुम इस पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे? उसने बोला कि आप जो लीज पेमेंट करोगे, मींस आप तो एक लीज की पेमेंट तो कर रहोगे ना कम से कम, आप पेमेंट पूरी अलाउ कर रहा हूँ आपको, आप पेमेंट माइनस कर दो। अब पेमेंट में क्या चीज आ रही होंगी, पेमेंट दो चीज आ रही होंगी, पेमेंट में प्रिंसिपल भी होगा और पेमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा। तो पूरी से लीज पेमेंट अलाउ कर दी मुझे, तो दोनों चीजें क्या हो गई, मुझे अलाउ हो गई। ठीक है, डन है। कैलकुलेशन मुझसे मांगेगा नहीं, इसलिए हम कर भी नहीं रहे बिला वजह के लिए। डन है। तो अगर प्रॉफिट एंड रेट, अगर कुछ भी चीज अगर बिजनेस के पर्पस के लग रही है तो क्या करोगे, उसको माइनस कर सकते हो। अगर लीज पे की बात करो, लीज के अंदर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती, लेकिन लीज वाले केस में अगर पूछे इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर लीज की जो डेप्रिसिएशन है, एसेट अगर लिया हुआ कोई लीज पे, क्या उसकी डेप्रिसिएशन अलाउ है, तो उसका आंसर क्या है, अलाउ नहीं है। क्या उसकी लीज की पेमेंट अलाउ है, पेमेंट अलाउ है। अगर क्या पेमेंट के अंदर लेट से कोई लीज पे कोई एसेट ले रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, क्या उसका प्रिंसिपल अलाउ है,
जो लीज पे पेमेंट दे रहा है, जो लीज पे पेमेंट दे रहा है उसका प्रिंसिपल अलाउ है, प्रिंसिपल अलाउ है, क्या उसका इंटरेस्ट अलाउ है, अलाउ क्योंकि वो पेमेंट के अंदर ही आ जाएगा हमारे पास। डन है। ये कौन सेक्शन था हमारा? सेक्शन 28। सेक्शन 28 हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कवर हेडिंग डाल दो दोबारा से। सेक्शन 28 हम 4 सेक्शन पढ़ा हम लोगों ने। बेड डेट, बेड डेट से क्या मुराद है? बेड डेट नुकसान हो गया जो भी हमारा, नुकसान किससे हो गया? हमने किसी को दी, वो मतलब हमने किसी को स्टॉक दिया हुआ था, वहां से आया हिसाब किताब के मुश्किल है, रिकवरी नहीं हो सकती। रिकवरी नहीं हो सकती, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो हम क्या करेंगे? बेड डेट्स का सेक्शन नंबर कौन सा है हमारे पास? सेक्शन 20 नंबर 9 है। तो मैं सेक्शन 29 लेके आ गया यहाँ पे, इसको भी मिटाते हैं। सेक्शन कौन सा सेक्शन लिखा हुआ है इसमें? फिर भी आगे लिख देता हूँ मैं। सेक्शन 29 जो है। अब सेक्शन 29 किससे डील कर रहा है मेरे पास? सेक्शन 29 जो है डील कर रहा है कि यार इसमें थ्योरी प्रोपोर्शन भी होता है और वो कंडीशन अपना न्यूमेरिकल वगैरह भी होता है ना। तो हम थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल हमारे लिए काम करनी है, समझ में आ जाएगा। पहले उसने क्या बोला? बेड डेट के लिए क्या चीज हो? बेड डेट के लिए उसने पहली चीज बोली कि जानी आपके पास क्या हो, आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? प्रीवियसली की स्पेलिंग गलत लिखी तो मान लो। प्रीवियसली इंक्लूड इन इनकम, और इस पर टैक्स दे दिया जाती है। प्रीवियसली बेड डेट जो इंक्लूड कर चुके हैं। नहीं, प्रीवियसली क्या हो? ये इनकम में इंक्लूड हो, इनकम में क्या हो? इंक्लूड हो, इनकम टैक्स में इंक्लूड हुआ हो। इससे मुराद क्या है? ये क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, मतलब आपने रिकवर, मिसाल के तौर पर आपने सेल्स किया, वो आपने सेल्स रिकॉर्ड कर लिया है, वो इनकम में आप रिकॉर्ड कर चुके हो। इनकम रिकॉर्ड कर चुके हो लास्ट ईयर, तो ये आपने उस पर टैक्स भी दिया होगा। तो अब क्या हो रहा है? वो उसमें आपको पता चला कि यार ये पैसे नहीं मिलने वाले, रिकवरी नहीं होने वाली। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ रिकवरी नहीं होने वाली, सेल्स की, तो सेल्स किस पे की होगी? उधार पे या कैश पे? उधार पे की होगी। भाई आपको लगता है कि आपने पेमेंट करी है, आपने सेल करी है, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिलने वाली, लास्ट टाइम वो इनकम में रिकॉर्ड भी हो चुका है, आपने उस पर टैक्स भी दे चुका है, तो मीन्स वो सैलरी किस पे दी होगी? मतलब जो अमाउंट जो दिया हुआ है, इनकम बनाई होगी, सेल्स बनाई होगी, मैंने किससे बनाई होगी? वो क्रेडिट बनाई होगी। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ अक्रूवल पे? बिल्कुल सही बोल रहे हो अर्चना। तो इसमें मैं बोल दूं कि यार ये किससे बात कर रहा है? ये अक्रूवल की बात कर रहा है, ACCURL, अक्रूवल बेसिस की बात कर रहा है। अक्रूवल बेसिस की बात कर रहा था, मतलब ये चीज कहाँ पे इनकर्ड हुई होगी? अकाउंट रिसीवेबल के अंदर अपना असद भाई, है ना? मतलब आप क्रेडिट में अकाउंट रिसीवेबल में हो जाएगी, तभी तो हम लोग माइनस कर रहे हैं। और तो अगर प्रीवियसली इनकम में रिकॉर्ड है, आपको पैसे मिलने वाले नहीं है, तो मींस अक्रूवल बेसिस पे और ये इनकम अकाउंट रिसीवेबल में क्या हुई होगी? ऐड हुई होगी। सेकंड पॉइंट, इसको क्या कर रहे हो? आप राइट ऑफ कर रहे हो। भाई अकाउंट रिसीवेबल से आपने निकाल दिया, आपने बोला बेड डेट होना, तो राइट ऑफ कर दिया आपने। उसके बाद तीसरे नंबर पे रीजनेबल क्या हो? ग्राउंड्स हो, क्या आपको लगता है कि वाकई मुझे पैसे नहीं मिलने वाले? कंपनी बिल्कुल क्या हो गई? खत्म हो गई है, नहीं मिलने वाला पैसा, इसको क्या बोलते हैं यार? नाम पता नहीं हुई है। तो अगर लेट से लगता है कि आपको बिल्कुल पैसे मिलने वाले नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसको बेटर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो 3 बातें पढ़ी हम लोगों ने। कहा प्रीवियसली इंक्लूड हो कहाँ पे? इनकम के अंदर। अगर प्रीवियसली इंक्लूड नहीं है इनकम में, तो माइनस कर सकते हो, तो माइनस नहीं करोगे। माइनस नहीं करेंगे, टैक्स ही उस पे हमने नहीं पे किया तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम टैक्स से खेल भी नहीं सकते। तो यहाँ से बात क्लियर है? राइट ऑफ कर सकते हैं, तीसरा ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है अर्सलम? जिया साहब, ये साहब है, ताकि हम आगे चले। काफी स्पीड सही है सब। अच्छा भाई, अब हम आते हैं किसके ऊपर? इंटेंजिबल्स के ऊपर। इंटेंजिबल का सेक्शन कौन सा होना चाहिए अगर लाइन से देख पढ़ा जाए तो?
24 होना चाहिए। तो मैं किस पे आऊंगा, सेक्शन 20, राइटिंग कलर चेंज होना चाहिए, सेक्शन सेक्शन 24 के ऊपर। तो सेक्शन 24 जो है किसका, मेरे पास इंटेंजिबल का। सेक्शन 25 में मेरे पास प्री कमर्शियल एक्सपेंडिचर का। 26 में मेरे पास साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का। 27 है एम्प्लॉयर ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी का। प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट का है सेक्शन 28। और सेक्शन 29 है बैड डेट्स का। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस इंशाल्लाह खत्म होने वाली है। इंटेंजिबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका कोई मुश्किल सीन नहीं है। ये कहाँ है मेरे पास, सेक्शन 24 है नहीं, सेक्शन 24 यहाँ से रीड करना है अपनी एग्जांपल पर। ठीक है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल के अंदर क्या होगा, 3 स्टेजेस होंगे। 3 स्टेजेस से मुराद क्या, फॉर एग्जांपल इसमें हम बात करेंगे किसमें, 2 चीजों के बारे में। या तो आपके पास कॉस्ट, इसमें बस क्या होगी, हमारे पास एक कॉस्ट होगी, उसको डिवाइड कर किससे कर रहे होंगे हम लोग उसको डिवाइड कर रहे होंगे नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ से। नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ फॉर्मूला ज़्यादा पहचान लग रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में यूज कर रहे होते नॉर्मली। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसमें रेजिडुअल वैल्यू नहीं है कोई भी। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, ये यूजफुल लाइफ बोल दो उसको टोटल। तो कॉस्ट में क्या चीज आ रही होंगी आपके पास, क्या आ रही होंगी कॉस्ट में, 2 चीजें आ रही होंगी कॉस्ट में। क्या, फॉर एग्जांपल एक आपके पास इनिशियल कॉस्ट होती है। इनिशियल कॉस्ट समझते हो, इनिशियल कॉस्ट में क्या आई होगी आपके पास, जैसे एक्वायरिंग के टाइम पे आपने जो खर्च की होगी। या अगर लेट से आपने इसको क्या करा है, आपने इसको एक्वायर नहीं किया तो आपने क्या किया होगा, इसको की रेटिंग की होगी, की रेट किया होगा। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कुछ भी कर सकते हो, पक्की बात है ना। सही है। अगर लेट से आप इनिशियल कॉस्ट अगर इसकी मेजर कर रहे हो, तो इनिशियल कॉस्ट में क्या आ सकता है कि लेट से आपने इसको एक्वायर किया तो कॉस्ट आपके पास रिलायबली मेजर है। अगर आपने लेट से क्रिएट किया हो, मे बी कोई एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर बना लिया आपने, क्या किया, इसको क्रिएट किया, तो 2 इनिशियल कॉस्ट किस तरीके से सकती है, 2 तरीके से सकती है, एक्वायरिंग में या तो क्रिएटिंग में। फिर एक कॉस्ट कौन सी होती है, एक कॉस्ट होती है सब्सिक्वेंट, जो क्या करते हो आप बाद में क्या करते हो, इनकट करते हो। अभी क्या होगा, फॉर एग्जांपल मे बी ये हो सकती है कोई रिन्यूअल के लिए, कोई लाइसेंस आपके पास है, क्या करवा रहे हो आप, रिन्यू करवा रहे हो, सही। ठीक है। या तो क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये इम्प्रूविंग के लिए मॉडिफिकेशन के लिए क्या करते हो, खर्चा कर रहे हो आप। तो कॉस्ट में कितनी बातें आएंगी, 4 बातें आएंगी। अगर नॉर्मल लेके आए 2 बातें, इनिशियल तौर पे एक्वायरिंग के लिए या तो क्रिएटिंग के लिए, खुद क्रिएट कर रहे हो। सब्सिक्वेंट देखा है, सब्सिक्वेंट में क्या खर्चा हो सकता है, या तो आप रिन्यू करवा रहे हो, या तो इम्प्रूविंग करवा रहे हो, मॉडिफाई करवा रहे हो। कॉस्ट में ये चीज आ गई। अगर इस तरीके से अगर मैं बात करूँ नीचे सेक्शन में, नंबर यूजफुल लाइफ में क्या सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इसकी लाइफ 1 साल से ऊपर है, ग्रेटर देन 1 ईयर है, तो क्या करोगे इसको आप, मैं ग्रेटर देन 1 ईयर होना चाहिए ना सबसे पहले तो। ग्रेटर देन 1 ईयर ना हो तो एक्सपेंस आउट डायरेक्ट, मसला नहीं है कोई। ग्रेटर देन 1 ईयर है तो क्या करोगे, इसको आप कैपिटलाइज करोगे। तो ये पहली बात तो ये होगी हमारे पास। सेकंड चीज क्या हुई, इस पे होल ईयर होगा सबसे पहले तो, होल ईयर, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या करोगे, अगर लेट से लाइफ नहीं बताई हुई, इफ नॉट असाइनेबल, अगर उसकी लाइफ पता नहीं चल रही, कोई होती है इंटेंजिबल के अंदर,
मेरे पास कोई लाइसेंस है या कोई लेट से कोई सॉफ्टवेयर है, पता चल रहा है कब तक चलेगा, तो उसकी लाइफ कितनी अज्यूम करोगे आप? उसकी लाइफ अज्यूम करोगे 25 साल, 25 जिस एसेट की कोई लाइफ बताई भी नहीं होगी, आप क्या कंसीडर करोगे उसको? 25 साल कंसीडर करोगे। 25 साल के बाद इसकी अमोटाइज करोगे। और इंटेंजिबल पे क्या चीज होती है? इंटेंजिबल पे हम क्या करते हैं? अमोटाइजेशन करते हैं, ना कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अमोटाइजेशन, तो इंटेंजिबल पे क्या होगा? अमोटाइजेशन चार्ज होती है, और प्रॉपर्टी प्लांट पे क्या चार्ज होती है? डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट आ गई, और क्या आ गई मेरे पास? यूजफुल लाइफ आ गई। अगर कुछ लाइफ बताई भी नहीं है तो 25 साल। देन उसके बाद अगर मैं देखूं कि यार मेरे पास किसी एसेट की कॉस्ट आ रही है, लेट से कोई 100 रुपीज, लाइफ आ रही है मेरे पास क्या चीज? 10 साल अज्यूम करो, ठीक है। तो कितनी डेप्रिसिएशन आ गई मेरे पास? ये क्या आ गया? मैं 10 क्या आ गया आपके पास? अमोटाइजेशन आ गई। आप इसको समझो अमोटाइजेशन, अभी 2 मिनट 10 आ गई। अब ऐसा हो सकता है कि लेट से ये 10 में से कुछ एसेट यूज हुआ वो बिजनेस के अंदर, कुछ यूज हुआ हो कहाँ पे? पर्सन में, मतलब पर्सन में यूज हुआ हो सकता है ऐसा? ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में इंटेंजिबल इस्तेमाल हो रहा है। इंटेंजिबल स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान में। मैं देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि लेट से फुल किसने यूज किया हो? बिजनेस यूज में आया हो, ठीक है। या तो क्या हुआ हो? पार्शियली यूज हुआ हो बिजनेस के अंदर, पार्शियल बिजनेस यूज हुआ हो। अगर लेट से मैं यहाँ देखूंगी, अगर फुल बिजनेस यूज हुआ हो, तो फुल बिजनेस यूज हुआ है तो 100 का 100 क्या होगा? अमोटाइजेशन बन रही होगी, पक्की बात है। लेकिन पार्शियली यूज हो, लेट से पार्शियली यूज हुआ कितना परसेंट? 80%। तो कितना अमाउंट आ रहा होगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। 8 क्या कर रहे हो? अमोटाइजेशन बन रही होगी आपकी। तो बाकी का 20% मीन्स, जो अगर लेट से मैं देखूं तो 20% क्या होगा? नॉन बिजनेस है, सही है। उसको वो क्या हो जाएगा? नॉन बिजनेस अगर है तो क्या चीज करो? उसको अलाउ करेंगे हम लोग माइनस करना? नहीं, वो क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड हो जाएगा। नॉट अलाउड हो जाएगा अगर कोई नॉन बिजनेस है। तो खाली 8 क्या हो जाएगा? 8 जो है वो बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा। रिमेनिंग 2 आप पर्सनल करोगे। आप पर्सनल करोगे, पर्सनल को कहीं भी नहीं करोगे, उसको नॉट अलाउड कर Not allowed हो दोगे, जाएगा। एक्सपेंस माइनस ही नहीं होगा कोई। डन है? सही है। तो 10 और 8 की बात कर दी। अब ऐसा हो सकता है कि लेट से यार ये दोनों चीजें क्या हो रही हो? ये नंबर ऑफ डेज में डिवाइड हो रही हो। डेज में हो सकता है ऐसा? हो सकता है 30 दिन का ट्रायल, मतलब 30 दिन के हिसाब से लाइसेंस दिया जाए। बिल्कुल भाई। या तो ऐसा हो सकता है कि लेट से इसको मैं यूज नहीं, लाइसेंस दिन के हिसाब से नहीं, आपने क्या करा? इसको फुल ईयर यूज किया, तो फुल ईयर के हिसाब से तो क्या हुआ? 10 हुआ, 10 का 10 क्या बन गया? अमोर्टाइजेशन बन गई। हाँ सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें कैसा हो? नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं हम लोग ना। हाँ ठीक फुल है। ईयर में नंबर ऑफ डेज पूरे आ रहे होंगे। नंबर अगर लेट से आपने क्या करो, आपने कम यूज डे यूज किया, आपने लेट से कोई सॉरी आपने इसको यूज किया है, आपने इसको यूज कर रहे हो कितने दिन? 150 दिन यूज कर रहे हो। तो क्या करोगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 365, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 150 दिन से। जो अमाउंट आएगा वो क्या बन जाएगा? तो अमोर्टाइजेशन बन जाएगा। परसेंटेज निकल जाएगी वो तो, कि आपकी 150 दिन आपने यूज किया कितने दिनों में से? 365 दिनों में से। और आपके अमाउंट क्या था? 10 था, तो आप क्या कर दोगे? उसको चार्ज कर लोगे। ये सेम चीज यहाँ चलेगा। अगर 8 रुपए, तो या तो आपने फुल ईयर यूज किया होगा, तो फुल ईयर के हिसाब से क्या होगा? 8 रुपए अमोर्टाइजेशन बन जाएगा। बन जाएगा। हाफ यूज किया वाला, ऐसा 200 दिन यूज किया है तो 200 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 8, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे अमोर्टाइजेशन। यहाँ तो कोई मसला है? अपना अरसलान दिया। क्लियर, डन। तो ये सेक्शन हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है। हमने 24 पढ़ा, 25 पढ़ा, 26 25 पढ़ा, 26 पढ़ा, 27 पढ़ा, 28 पढ़ा, 29 पढ़ा। अभी हमारा बाकी कौन सा है?
डेप्रिसिएशन हम लोग कल अच्छी खासी पढ़ चुके थे, लेकिन दोबारा से पढ़ लेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे तो अब सही अब समझ में आएगा कि तरतीब क्या चल रही थी। बैठ के सुंदर है। हाँ होता है कभी कभी, तो मसला नहीं है। तो ये बात क्लियर है, ये क्लियर हो डन है। तो आज की क्लास में इतने रखें, ठीक है भाई। तो बाकी हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह, इसे अपने पन के साथ। जो समझ में नहीं आया मुझसे ग्रुप में पूछ लेना। अल्लाह हाफिज।